नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज आपकी हिंदी वर्कशीट आई है। आज डेट है 18 नवंबर 2021। वर्कशीट 12 ऊपर अपनी क्लास सेक्शन लिखेंगे। यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने शिक्षक का नाम। नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी ने पाठ स्वामी की दादी पढ़ा, जिसमें स्वामी अपनी दादी को अपने दोस्त राजम की कहानी सुनाता है। आइए पाठ में इन पंक्तियों को बोलकर पढ़ते हैं। और मैंने भी अभी देखिए जो पढ़ा है, आप इस पर भी ध्यान दीजिए। जैसे मैंने बोला प्यारे बच्चों, उसके बाद मैंने 1 सेकंड 2 सेकंड मैं रुकी हूँ, उसके बाद मैंने आगे पढ़ा है ना बच्चों। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे लिखा है मैं वैसे ही पढ़ रही हूँ। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं, प्यारे बच्चों के बाद यहाँ यहाँ लगा हुआ है अल्प विराम चिन्ह, लगा है ना। तो यहाँ भी अल्प विराम चिन्ह लगा है, यहाँ भी लगा है आइए के बाद। तो यानी कि अल्प विराम का अर्थ है कुछ देर का विराम, यानी कि विराम का अर्थ होता है रुक जाना। तो जब आपको रुकने को कहा जाएगा तब आप रुकेंगे। जैसे ट्रैफिक सिग्नल होता है, आपको रेड लाइट आ जाती है, आपको यानी कि पूर्ण विराम होता है, उस टाइम आपको रुक जाना होता है पूरी तरह से। तो जब पूरी तरह रुकना है और तब पूरी तरह, और जब अल्प विराम, जब कुछ देर, तो कुछ देर आप रुकेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसी से जुड़ी वर्कशीट ये देखिए आज की है। ये कुछ आपके सामने पंक्तियां हैं। दादी, अब यहाँ देखिए अल्प विराम आ गया इसके बाद, तो मैं इसी हिसाब से पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। अब वाक्य खत्म हो गया। अब अगले वाक्य पे, सच बड़ा बहादुर लड़का है। ठीक है, तो सच के बाद प्रश्न आ रहा है, तो यानी कि ये एक इसमें हैरानी भी आ रही है। इसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है और हैरानी भी है। दो हो गए। अगला, तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। अब इसमें देखो, यहाँ पूर्ण विराम आया, यहाँ पूर्ण विराम आया, इसलिए मेरा जो विराम था, जो मैं रुकी हूँ, वो मैं ज्यादा सेकंड रुकी हूँ। ठीक है, अल्प विराम में तो 1 सेकंड, लगभग 1 या 2 सेकंड, यहाँ पर 2 या 3 सेकंड रुका जाता है। अगला वाक्य, स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। यहाँ फिर से अल्प विराम आया। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे, राजम उनके साथ था। यहाँ पर पूर्ण विराम आया है, इसलिए अब हम रुक गए हैं और ये वाक्य भी खत्म हो गया। बच्चों ये देखिए, वैसे तो इसमें ये देखिए यहाँ फिर से अल्प विराम आया है। जब आपने इन पंक्तियों को पढ़ा, यहाँ देखिए फिर से अल्प विराम है, तो आपने महसूस किया होगा कि पढ़ते हुए आप कहीं पर कम देर रुके, कहीं पर ज्यादा, और कहीं कहीं आप बिना रुके पढ़ते चले गए। ठीक है, जहां पर कोई भी विराम नहीं है वहां बिना रुके हम पढ़ते चले गए। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इन वाक्यों में आए कुछ विराम चिन्हों के कारण हुआ। विराम का अर्थ है रुकना या ठहराव। अब देखिए, लिखते समय विराम अथवा भावों का बोध, एक तो विराम यानी रुकने का बोध, और भाव मतलब क्या भाव आ रहे हैं उस समय खुशी का भाव है, उत्साह है, दुख है। क्योंकि उत्साह है, दुख है, खुशी है, उसको हम लिखें कैसे, उसको कैसे बताएं कि पढ़ने वाले को उसी हिसाब से पढ़ना है ना। तो उसके लिए ही हम यहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। आइए हम कुछ विराम चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है पूर्ण विराम, ये मैंने आपको बता दिया, ये इसका चिन्ह है। इसका प्रयोग वाक्य पूरा होने पर वाक्य के अंत में किया जाता है। 2 शेर राजम पर झपटे थे, पूर्ण विराम। फिर है अल्प विराम, इसका प्रयोग वाक्य में कुछ देर रुकने के लिए किया जाता है। इसमें बोलते समय पूर्ण विराम से कम देर विराम दिया जाता है। बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी रखे हुए थे। ठीक है, ये मैं आपको बता दिया है। प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका प्रयोग प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में किया जाता है। उससे गणित में कितने नंबर मिले, तो या तो आप वाक्य के अंत में प्रयोग करेंगे, या फिर जैसे प्रश्न पूछने के लिए, जैसे यहाँ ऊपर आया था, सच
सच बड़ा बहादुर लड़का है। तो सच इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या सच में ऐसा है। और आखिरी है विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसका चिन्ह होता है ऐसा, ये वाला चिन्ह होता है इसका। इसका प्रयोग दुख, खुशी, यह भाव है सारे, आश्चर्य और घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। तो इसमें उसमें आश्चर्य का भाव है। उसे राजम से स्वामी राजम से बहुत प्रभावित है और उसे आश्चर्य है इस बात का। ठीक है बच्चों, तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपने क्या करना है, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बता दूं। आप क्या करेंगे, आप सभी अपनी कॉपी में ये आप इतना आप लिखेंगे। पहले आप लिखेंगे ये विराम का अर्थ लिखेंगे, विराम होता क्या ये लिखेंगे। और उसके बाद इतना आप अपनी कॉपी में सभी बच्चे नोट डाउन कर लेंगे। ये आपके पास मटेरियल हो गया। उसके बाद आप पहला प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो ये प्रश्नवाचक है इनको आप अंडरलाइन करते जाना या ब्लैक पेन से लिख देना। ये आपका अलग से दिखाई दे, हेडिंग हो गई आपकी। तो इस विषय की हेडिंग हो जाएगी आपकी, जो आपने आज ही पढ़ा है, विराम चिन्ह। ऊपर आप हेडिंग डालिएगा। वर्कशीट नंबर वगैरह तो आप लिखेंगे ही, और साथ में आप ये हेडिंग भी डालेंगे, विराम चिन्ह। ठीक है, फिर आप ये अपना ये लिखेंगे मटेरियल। फिर आप पहले प्रश्न की ओर आएंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। स्वामीनाथन को समझ नहीं आ रहा कि नीचे लिखे वाक्यों में यहाँ कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगाए। क्या आप सही जगह पर उपयुक्त विराम चिन्ह लगाने में उसकी मदद करोगे। अभी यहाँ भी देखो आ गया ना विराम चिन्ह, मैंने उसी टोन में बोला है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह आया है। विराम चिन्ह लगाने के बाद इन पंक्तियों को उचित हाव भाव के साथ बोलकर पढ़िए। तो आप चिन्ह भी लगाना, हाँ चिन्ह भी लगाना, और उसको उस हिसाब से बोल के ही पढ़ना। ये देखिए आपको डैश डैश दिया हुआ हर एक में जहाँ आपने चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो देखिए पहला, बस काफी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। ये पूर्ण विराम आ गया। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये भी पूर्ण विराम है, क्योंकि ना यहाँ हैरानी है, ना यहाँ कोई भाव आ रहा है, ना प्रश्न पूछा जा रहा है, और ये अल्प विराम भी नहीं है। ठीक है, बस काफी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अगला, जानती हो, यहाँ प्रश्न लगाएंगे, उससे गणित में कितने नंबर मिले। तो यहाँ प्रश्नवाचक भी लगा सकते हैं। आई थिंक ये प्रश्न से ज्यादा यहाँ पर भाव आएगा, तो इस वाले में आप ना ये लगाना, विस्मयादि बोधक, ये आएगा यहाँ पर, ये आएगा विस्मयादि बोधक। उसे गणित में कितने नंबर मिले, ये है विस्मयादि बोधक का चिन्ह, यहाँ जगह कम है। उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं, यहाँ आएगा प्रश्नवाचक। ठीक है बच्चों, ऐसे सारे नंबर मिलते होंगे, है ना, सारे नंबर मिलते होंगे में विस्मयादि बोधक है ना, है ना में प्रश्न पूछा जा रहा है, नहीं इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप लगाएंगे इसमें सारे नंबर मिलते होंगे, पूछा जा रहा है, ये सारे नंबर मिलते होंगे, हाँ इसमें ये लगेगा। और इसमें प्रश्न, दादी ने पूछा, यहाँ पूर्ण विराम लगा देंगे। अरे नहीं, इसमें अविस्मयादि बोधक, उससे 100 में से 90 मिलते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपके अभिभावक को मेरे सुझाव है, बच्चों को बातचीत करते हुए बताइए कि जिस प्रकार उचित हाव भाव और स्वर में उचित उतार चढ़ाव से कही गई बात को प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है, उसी प्रकार बोलते समय यदि मीठे और आदरपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो कही गई बात का महत्व और भी अधिक हो जाता है। तो अगर हम अपनी भाषा में ये भी ध्यान रखें कि उचित उतार चढ़ाव का तो रखें ही ध्यान की, कब हमें प्रश्न के साथ अपनी टोन बदल लेनी है, कब ऊपर जाना है, कब नीचे आना है। उसी प्रकार अगर हम आदरपूर्ण शब्दों का प्रयोग करें और अच्छी तरह से बात करें सभी से, चाहे हमसे छोटे हों, बड़े हों, बराबर के हों, क्योंकि ये कहा जाता है कई बार कि अगर आपको कुछ गलत बोलना है तो आप चुप ही हो जाएं, फिर उसे ना बोलें। ये गलत बोलकर हमें भी बाद में अफसोस होता है। आप इसका ध्यान सोचना इस बार में, अगर हम किसी को गलत बोल देते हैं तो चाहे उस समय हमें ना पता चले, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं हमें लगता है अरे हमने गलत बोल दिया, चाहे वो किसी को भी कहा हो।
तो ये कहा जाता है कि अगर आपके मन में कुछ ऐसा ख्याल आ रहा है जो गलत है तो आप उसको ना ही बोले, और कुछ अच्छा बोल सकते हैं तो बोले, ठीक है। तो लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप दूसरा व्यक्ति आपको जैसे भी ट्रीट कर रहा है आप वैसे ट्रीट होते जाएं, तो उस चीज के लिए भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन ऐसे गलत ना हो कि आप अपनी सीमा लांघ कर किसी को कुछ गलत बोले। तो बच्चों, आई होप आपको इस वर्कशीट में सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो आप वर्कशीट कंप्लीट कीजिए और अपने टीचर को सेंड कीजिए। नमस्कार बच्चों।